नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में अध्याय 5 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण पॉइंट और प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय एक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच जो भी वाद विवाद होता है उसको सुलझाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय जो भी वाद विवाद होता है वो सुलझाने का कार्य करती है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि जैसे कि बेरोजगारी की दरें बढ़ती जा रही है, तो जनता क्या कर रही है कि रोजगार की मांग कर रही है। तो ऐसे में नागरिक जनता और सरकार के बीच, दोनों के बीच वाद विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसका सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ही करेगी। दूसरा पॉइंट है, देश के विभिन्न स्तर पर मौजूद अदालत को, यानी कि जितने भी अदालत हैं, जैसे कि सबसे ऊपर तो हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद आता है उच्च न्यायालय जो कि राज्य में होता है, फिर जिला न्यायालय जिला में होता है, फिर स्थानीय न्यायालय। तो यहाँ पर है कि देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालत को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं, यानी कि जितने भी अदालत हैं उनको हम न्यायपालिका कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है, क्योंकि यह सबसे ऊंचा है सर्वोच्च न्यायालय, इसलिए जितने भी न्यायिक प्रशासन है उसका नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय ही करती है। चौथा बिंदु है, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक महत्वपूर्ण न्यायपालिका है। इसको दुनिया का प्रभावशाली न्यायपालिका माना जाता है, जो भारत की न्यायपालिका है। पांचवा बिंदु है, लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार, जो भी लोकतांत्रिक देश है, कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है वो संसद के पास होता है। संसद में हम देखते हैं कि 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं, जबकि राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि की सभा को विधानसभा कहते हैं। कानून बनाने अथवा विधि निर्माण के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा को विधायिका कहा जाता है। विधायिका का कार्य कानून निर्माण करना होता है। कानून यानी विधि का निर्माण करने का कार्य विधायिका को ही है। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। जिस प्रतिनिधि को जनता चुनती है उसी को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो हम देखते हैं कि विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस, ऊपरी सदन, और लोकसभा को निचली सदन कहा जाता है। मंत्रिपरिषद किसको कहते हैं? तो सरकार के उस निकाय को जिसमें मंत्री शामिल रहते हैं, सारे मंत्री शामिल रहते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, तो उसको हम क्या कहते हैं कि मंत्रिपरिषद कहते हैं। संसद के 2 सदन होता है, एक राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को हमने देखा कि वो निचली सदन है और राज्यसभा ऊपरी सदन है, लेकिन ज़्यादा अधिकार लोकसभा के पास ही होता है, राज्यसभा को कम होता है उससे। वित्तीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोकसभा के ही पास ज़्यादा अधिकार है। अगला बिंदु देखते हैं, राज्यसभा भारतीय संसद का अस्थायी सदन है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, इसलिए यह अस्थायी सदन है। जबकि लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है, जो हर 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद क्या होता है? भंग हो जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को क्या करते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। अगला पॉइंट है, किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में लोगों का इच्छा को ऊंचा माना जाता है, लोगों की बातें सुनी जाती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार उसे जनता की ओर से
उनकी इच्छा को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। लोग जनता मंत्री को चुनते हैं, इसलिए मंत्री को जो जनता की इच्छा होती है उनके अनुसार कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला बिंदु है विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन लेते हैं उनका निर्णय को ही अंतिम माना जाता है। सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री को ज्यादा अधिकार प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो राष्ट्रपति हैं भारत के, वो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त तथा दूसरे देशों में राजदूत आदि को नियुक्त करते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। लोक सेवा में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? नौकरशाह या सिविल सर्वेंट कहा जाता है। अगला बिंदु है जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उनको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं? जो जितने भी नौकरशाह होते हैं इसमें आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है। जो भी मामले होते हैं मंत्रिपरिषद से संबंधित, जो भी कार्य का कार्यान्वयन चलता है उसका रिपोर्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं, तो इसलिए एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे। वो हमारा कुछ पॉइंट था जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आपका आता है। अब प्रश्न है यहाँ पर पहला कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा SEBC का पूरा नाम क्या है? तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। तीसरा प्रश्न है 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक प्रमुख सिफारिश क्या थी? जो मंडल आयोग 1980 में आया था उसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में से एक सिफारिश यह थी कि सरकारी नौकरी में सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं उनको 27% आरक्षण दिया जाए। यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं या कुछ जो भी मामला है, तो उससे संबंधित उनको 27% आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि समाज में उन्हें हमेशा उच्च वर्गों के द्वारा दबाया जाता है। ऐसा आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो सरकार क्या करती है कि उन्हें ऊपर उठाने का कोशिश करती है ताकि उन्हें समाज में सम्मान मिल सके, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि वह उच्च स्थिति में आ सके, उच्च वर्गों के बराबर आ सके, उनकी स्थिति में भी सुधार हो सके। अगला प्रश्न है चौथा, सरकारी निर्णय से उठाने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? जो भी सरकारी निर्णय से संबंधित विवाद होता है उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मिलकर करते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ हैं? तो 11 न्यायाधीश। प्रश्न 6 है, आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय क्या किया। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा की, कैबिनेट आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया और राष्ट्रपति 27% आरक्षण देने का फैसला किया। सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार दिया, यानी कि ये सही है, गलत नहीं है, तो इसलिए वैध करार दिया। सर्कुलर जारी कौन करता है? तो सरकार जारी करता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है? तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना जरूरी है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है,
मंडल आयोग को क्या जिम्मा सौंपा गया? तो मंडल आयोग को भारत में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मापदंड तैयार करना और पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मेदारी सौंपा गया। ओएम नंबर कब तैयार हो गया? तो 13 अगस्त 1990 में यह तैयार हो गया था। सरकार पर नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? तो सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों को सुरक्षा देने, शिक्षा देने, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, ये सारा सरकार की जिम्मेदारी होती है ताकि नागरिक अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। अगला प्रश्न है 12 नंबर, संस्थाएं किसे कहते हैं? सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में काम जो भी होता है, सरकारी काम, उसको देखने के लिए विभिन्न व्यवस्था की जाती है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था को संस्थाएं कहते हैं। इसके लिए अधिकारी को नियुक्ति किया जाता है ताकि कार्यों का संचालन अच्छे तरीके से हो और कार्यों को अच्छे तरीके से पूरा किया जाए। तो वो संस्था के द्वारा ही, संस्थागत अधिकारी के द्वारा ही उसको पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय संस्था क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था होती है जहां पर जनता यानी कि नागरिक और सरकार के बीच जो भी वाद विवाद होता है उसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज्यादा जोर देती हैं? किस कारण जो लोकतांत्रिक सरकार है वो संस्था पर ज्यादा जोर देती है? तो कोई भी फैसला लेने से पहले अनेक लोगों से राय विचार विमर्श करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला करना आसान नहीं होता, लेकिन यह संस्थाएं बुरा फैसला ले पाना मुश्किल बना देती हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकार संस्थाओं पर ज्यादा जोर देती है। लोकतांत्रिक सरकार जो भी निर्णय करती है वो जनहित को ध्यान में रखकर करती है। तो इस कारण लोकतांत्रिक संस्थाएं, सरकारें जो हैं वो संस्थाओं पर ज्यादा जोर देती है। अगला प्रश्न है, हर लोकतंत्र में सर्वोच्च राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभी ही जनता के ओर से सर्वोच्च राजनैतिक अधिकार का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, संसद और विधानसभा किसे कहते हैं? तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं, जबकि राज्य स्तर पर इसको विधानसभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके हाथों में होता है? तो संसद। प्रश्न है, विधायिका किसे कहते हैं? तो विधायिका का क्या काम है? कानून या विधि, जो इसी को कानून या आप विधि भी बोल सकते हैं, तो ये कानून निर्माण का काम करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, चैम्बर या सदन किसे कहते हैं? तो संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसको हम चैम्बर या सदन कहते हैं। जो संसद की भूमिका या अधिकार है उसी को हम चैम्बर या सदन कहते हैं। प्रश्न है, पहले तथा दूसरे सदन के सदस्य किस तरह चुने जाते हैं और क्यों और क्या करते हैं? ये क्या करते हैं, किस तरह चुने जाते हैं और करते क्या हैं? तो पहले सदन के सदस्य क्या होता है कि सामान्यतः इनको जनता के द्वारा चुना जाता है और ये जनता की ओर से अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरे सदन के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और इनको कुछ विशेष काम के लिए चुना जाता है। दूसरे सदन, प्रश्न है, दूसरे सदन का सामान्य काम क्या होता है? तो इनका सामान्य काम जो है विभिन्न राज्य, क्षेत्र तथा संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है, निरीक्षण करना होता है। राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाई के हितों को। अपर हाउस किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को कहते हैं। और लोअर हाउस किसको कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं। प्रश्न है, लोकसभा किसको नियंत्रित करती है?
तो मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। प्रश्न है 25 नंबर, उस निकाय का सरकारी नाम बताएं जिसमें सारे मंत्री शामिल हैं। तो मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री आदि मंत्री को हम ले सकते हैं। प्रश्न है 26 नंबर, किस कारण संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होते हैं? संसद जो भी फैसला लेती है तो राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होना जरूरी है, मंजूरी लेना जरूरी है। किस कारण? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा होता है। संसद हम देखते हैं कि इसके 2 सदन तो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि राष्ट्रपति भी उसमें होते हैं। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है। संसद 3 लोगों से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के सदन का किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के कितने सदन होते हैं? तो इसके 2 भाग होते हैं, राजनैतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो राजनैतिक कार्यपालिका जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका जो है उनको लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रश्न है, सिविल सर्वेंट या नौकरशाह किसे कहते हैं? तो लोक सेवा में काम करने वाले लोगों को हम नौकरशाह या सिविल सर्वेंट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री किसी नौकरशाह से अधिक प्रभावशाली क्यों होता है? क्योंकि ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए अधिक प्रभावशाली होते हैं नौकरशाह से। नौकरशाह को हम देखते हैं कि ये मंत्री से अधिक शिक्षित होते हैं और उसी विषय की अधिक जानकारी भी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले नौकरशाह और सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा होती है। मंत्री से ज़्यादा इनको नॉलेज होता है, नौकरशाही जो होते हैं हमारे नौकरशाही प्रशासक। लेकिन हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है मंत्री किसी नौकरशाह से अधिक प्रभावशाली क्यों होते हैं? तो ये चुनाव के द्वारा जो भी होता है उससे संबंधित चुन के आते हैं, इसलिए इनको अधिक प्रभावशाली माना जाता है नौकरशाही से। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि मंत्री ही सारे फैसला करता है? तो लोकतंत्र में हम देखते हैं कि लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, मांग होती है, वो सर्वोपरि होती है। लोगों के मांगों को ध्यान रखा जाता है। सरकार को जनता चुनती है तो सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही अपना काम करती है, ताकि जनहित हो और राष्ट्र हित भी हो। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस प्रकार उसे जनता की ओर से उनकी इच्छा को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। वही चीज यहाँ पर भी है, जैसे कि ऊपर प्रश्न था कि मंत्री किसी नौकरशाह से अधिक प्रभावशाली क्यों होता है, तो वह लोगों द्वारा चुना गया होता है। अपने फैसले के नतीजे के लिए वह लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, इसलिए मंत्री ही सारे फैसला करता है। प्रश्न है 31 नंबर, किस प्रकार लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं? इसका उत्तर है, ऐसा प्रत्येक संगठन में होता है कि जो पूरे मामले को अच्छी तरह समझते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, जबकि विशेषज्ञ नहीं करते हैं। विशेषज्ञ क्या होता है कि केवल रास्ता बताते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति, निर्वाचित मंत्री, इसी व्यापक नजरिए रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के जो नेता होते हैं उसको प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्री अमूमन किस पार्टी के होते हैं?
तो मंत्री उसी पार्टी गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। प्रश्न है कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। जो मंत्रिपरिषद में सभी तरह के मंत्री शामिल होते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री जो है वो सबसे ऊंचा स्तर का होता है। इसमें लगभग 20 मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री में। प्रश्न है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं उनको जब आमंत्रित किया जाता है कैबिनेट मंत्री के द्वारा, तभी उस बैठक में हिस्सा लेते हैं। अगला प्रश्न है राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रालय से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। राज्य मंत्री जो है कैबिनेट से जुड़े होते हैं और उनका कार्यों में सहायता करते हैं कैबिनेट मंत्री की। प्रश्न है क्या कारण है कि अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है? संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप क्यों कहा जाता है? क्या कारण है? तो सभी मंत्री के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं माना जाता, अतः फैसले कैबिनेट बैठक में ही किए जाते। इसलिए अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है। कुछ मतलब कि जो भी फैसला होता है अंतिम निर्णय से संबंधित, उसकी बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं और उसका निर्णयन करते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि सभी मंत्री के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना जरूरी नहीं होता है। तो जो भी फैसले किए जाते हैं कैबिनेट बैठक में ही किए जाते हैं। प्रश्न है प्रधानमंत्री का अधिकार बताएं। तो यह पहला है कि जो अधिकार है इनका, सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री का ज़्यादा अधिकार उनको होता है। वो सरकार के प्रमुख हैं। वह कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट मंत्री जो है उनका अध्यक्ष होता है। विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। विभाग से संबंधित जो भी मामला होता है, विवाद से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उसका अंतिम निर्णय जो प्रधानमंत्री देता है उस बात को माना जाता है और इनका निर्णय अंतिम होता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों का काम का विवरण और पुनर्वितरण करता है। यानी कि जो भी काम का बंटवारा होता है मंत्रियों के बीच, उसका बंटवारे का काम प्रधानमंत्री ही करते हैं कि इस मंत्री को ये क्षेत्र मिलना है और ये काम उनको ये करना है। तो इसका बंटवारा प्रधानमंत्री ही करते हैं। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। वो चाहे तो हटा भी सकते हैं किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री। प्रश्न है 39 नंबर, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसका इस्तीफा कौन दे देता है? तो मंत्रिमंडल। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं, अपना पद, तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के रक्षा बलों का जो कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर, वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी कार्य होता है, निर्णय लेना होता है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। केवल मंजूरी देना केवल राष्ट्रपति का काम होता है, उस पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति का काम होता है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्र अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह ही है, जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश को सभी राजनैतिक संस्थाओं के काम पर निगरानी रखता है, ताकि वह राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करे।
राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, इनको जनता नहीं चुनती है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाते हैं। तो ये नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक शासन कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सारा निर्णय प्रधानमंत्री ही करते हैं और उनके मंत्रिमंडल से संबंधित जो समूह है उनके द्वारा किया जाता है। प्रश्न है, राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करते हैं? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त तथा दूसरे देश में राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति कौन चुनता है? तो संसद के सदस्य और राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। प्रश्न है, किस कारण सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालत विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती? अदालतें जो है वो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। किस कारण? लोकतांत्रिक देश में जो अदालत है वो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह न्यायपालिका को हम देखते हैं कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करती है, उस पर किसी तरह का नियंत्रण और दबाव नहीं होता है। तो यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण में नहीं है, उस पर विधायिका और कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश सत्ताधारी पार्टी के मर्जी के अनुसार काम नहीं करती, इस पर किसी तरह के सत्ताधारी पार्टी का भी नियंत्रण नहीं रहता न्यायपालिका पर। इसी कारण सभी आधुनिक लोकतंत्र में जो अदालत है, न्यायपालिका है, वे विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक देश में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता है और जो भी निर्णय देती है वो सही होता है, सही निर्णय होता है। प्रश्न है, न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो देश के विभिन्न स्तर पर जो भी अदालत मौजूद है उसको हम न्यायपालिका कहते हैं। प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए कौन कौन से न्यायालय होते हैं? तो हम देखते हैं कि संपूर्ण देश के लिए सबसे ऊपर पोस्ट का जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, इसका निर्णय अंतिम होता है, इसका जो भी निर्णय यह देती है इसको मानना जरूरी होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि राज्य में उच्च न्यायालय, फिर जिला में जिला न्यायालय, फिर स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। प्रश्न है 47 नंबर, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसकी सलाह से नियुक्त करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री की भी सलाह लेते हैं। जनहित याचिका किसे कहते हैं? सरकार की कार्रवाई से जनहित को ठेस पहुंचाने पर कोई भी अदालत जा सकता है, यानी कि सरकार जो भी काम कर रही है जनता के लिए और इससे जनता को अगर ठेस या कष्ट पहुंचता है तो वह अदालत में जा सकता है। इसे ही हम जनहित याचिका कहते हैं। वो याचिका दायर, जनता याचिका दायर कर सकती है अगर किसी तरह का उसको सरकार के काम से ठेस पहुंचता है तो। प्रश्न है 49, सर्वोच्च न्यायालय देश में किसको नियंत्रित करती है? तो न्यायिक प्रशासन को। जो न्यायालय है उसका सबसे उच्च स्तर सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, सबसे अधिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। प्रश्न है 50, दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक न्यायपालिका कौन कौन से है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिका है वह कौन है? तो भारत की न्यायपालिका को विश्व की दुनिया का सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिका के रूप में माना जाता है। तो ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।